वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, इस्लामाबाद से सीनियर तज्ज़िया कार मोहम्मद साले जाफर मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। जाफर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाफर साहब ये बयान करें कि वजीर आजम ये कहते हैं कि सिर्फ नाम अगर मेरी अहलिया का लिस्ट में साबित हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सिर्फ लिस्ट में नाम आ गया, केस मुकदमा वगैरह छोड़ें, फैसला वैसला उसका सब, वो कहते हैं नाम आ गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और यहाँ पे वुजरा, सफीर, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे लोग कहते हैं कुछ भी हो जाए हम नहीं इस्तीफा देंगे, नहीं हटेंगे अपनी जगह से। ये कैसे देख रहे हैं आप? ये दो बिल्कुल मुतजाद आरा आ रही हैं हुकूमती सर्कल्स में से। डॉक्टर साहब, पूरी कौम जानती है कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो है अखलाकी तौर पर एक मजबूत बुनियाद पर हुकूमत चला रहे हैं। उनका जो जाती रिकॉर्ड है वो बेहद काबिल तारीफ है। वो हमेशा से अखलाकियात की बात करते हैं। अब अगर कोई शख्स उनकी इस पेशकश के बाद ये इस बात पर इसरार करे कि उसे वजीर रहना है, उसे सफीर रहना है, उसे सदर रहना है या उसे किसी दूसरे ओहदे पर फायद और कायम रहना है, तो मैं समझता हूँ ये बेशर्मी है, ये डिटाई है, ये छोटापन है। और अगर कहा जाए तो यहाँ पर इल्जाम भी साबित हो रहा है। और ये बात तय हो रही है, हुकूमत की तरफ से खुले लफ्जों में कहा जा रहा है कि जनाब आप मुजरम थे, आपने अपने जराइम के लिए पनाह हासिल की एक ऐसे कानून की जिसको पूरी दुनिया में काला कानून कहा जा रहा है, जिसकी सफाई के लिए कोई शख्स, कोई शरीफ शख्स जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। और आप कहते हैं कि हम मुस्ताफी नहीं होंगे, हम किसी चीज का इंतजार करेंगे। किस चीज का इंतजार करेंगे? किसके फैसले का इंतजार करेंगे? अब आपके पास जो कहने के लिए, बताने के लिए सफाई के तौर पर कुछ भी नहीं बचा, और आप फिर यह कहें कि जनाब हम इस्तीफा नहीं देंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि पाकिस्तान की काबीना का सरबराह ये कह रहा है कि अगर मेरी अहलिया के खिलाफ ये बात बाहर सबूत को पहुंच जाए कि उन्होंने एनआरओ से कोई फायदा हासिल किया है तो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। नहीं जाफर साहब इस्तीफे तो आ जाने चाहिए थे इस वक्त तक अखलाकी तौर पे। वो कहते हैं अखलाकियात की क्या गुंजाइश है सियासत में? अखलाकियात क्या, किस जानवर का नाम है, कौन सी चिड़ी है वो? तो इखलाकियात की तो यहाँ बहस ही नहीं हो रही ना। इखलाकियात पे बात होती तो ये एनआरओ और ये सेटअप और ये सब कुछ हो रहा होता इस मुल्क में 62 सालों से। डॉक्टर साहब, बिल्कुल अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हुकूमत किन बुनियादों पर कायम हुई है, किन हवालों से इसको हुकूमत को इक़्तिदार में इक़्तिदार मिला है। आप देखिए इंतखाबात से पहले की बात, एनआरओ किन बुनियादों पर दस्तखत हुई, किन पार्टियों, किन फरीक़ैन के दरमियान ये गुफ्तगू हुई? क्या वो असूल थे, क्या वो अखलाकी मयार थे जिनकी बुनियाद पर यह कानून बना? और उसके बाद आप देखिए एनआरओ के बाद एनआरओ एक ऐसा कानून था जो बिलाशुबा एक काला कानून था, लेकिन जिन फरीक़ैन के दरमियान ये गुफ्तगू हुई, इंतहाई खुफिया तौर पर गुफ्तगू हुई, उसमें आप देखिए गारंटर्स कौन थे, उनके उसका असूल क्या था। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एनआरओ के जरिए से पाकिस्तान को बेचा गया है, और इसमें पाकिस्तान को फरोख्त करने में वो लोग शरीक हुए हैं जिन्होंने इससे पहले पाकिस्तान को लूटा था, और उसके बाद वो मजीद लूटमार जारी रखना चाहते हैं। एक तरफ उन्होंने पाकिस्तान की बका को, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को फरोख्त किया है और उसको औने पौने दामों में फरोख्त किया है, और दूसरी जानब वो लोग अपनी लूट मार के ऊपर पता भी डालना चाहते हैं और मजीद लूट मार करना चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम की आंखें खुल गई हैं, और ये जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की सहाबत, पाकिस्तान के सहाबी उल्टे सीधे बयान देते हैं, यह साबित हो गया कि पाकिस्तान के सहाबी बिल्कुल दुरुस्त कहते थे और पाकिस्तान के सहाबियों का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त था, शायद था कि ये लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं, इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। ये बताएं जाफर साहब, ये बताएं ईसीएल बहाल होगी नहीं होगी? लोग भागेंगे मुल्क से? पहले वाले जो थे, जो दोबारा आ गए थे लूटने, वो भागेंगे? और जो इस दौर में ये कितने 12-14 की लिस्ट है, 26 की कितने लोगों की लिस्ट जो चल रही है, जो प्राइम मिनिस्टर को भी गालिबन दी गई है, वो कितने लोग हैं? डॉक्टर साहब, ये कितने अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने इस इख्तियार को इस्तेमाल करना है जो ईसीएल के जरिए से नाफज होगा, वो खुद लोग इस वक्त इक़्तिदार पर फायद है। जिन लोगों के दस्तखतों से ये बात जारी होनी है कि ये लोग मुल्क से न जाए, वो लोग खुद इक़्तिदार पे फायद है, तो किस तरह तवक्कुह की जा सकती है? अब तो एक ही रास्ता बाकी रह गया है कि मुल्क की अदालतें, जिन्होंने हालिया दिनों में शानदार काम अंजाम दिए हैं, अब वो इस मामले में मुदाखलत करें और कम अज कम उन मुजरिमों को कि जिनके नाम आज सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिए गए हैं, उनको पाकिस्तान से
भागने की इजाजत ना दी जाए, उनको ECL के तहत पाबंद किया जाए कि वो पाकिस्तान के हवाई अड्डों को इस्तेमाल करके इस मुल्क से फरार की राह इख्तियार न करे। और उन्होंने जो बाजी की दौलत लूटी है, वजीर आजम साहब बात सुनते हैं जो उन तक पहुंचाई जाती है? NRO पे तो उन्होंने सुनी बात पूरी, ये ECL की बात जो बार बार कह रहे हैं, क्या वो सुन रहे हैं इस बात को? और ये फारिग क्यों नहीं, अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं वजीर आजम? ये समझ में नहीं आता जाफिर साहब। यानी एक तरफ कैबिनेट में उनके NRO बैठा है और एक तरफ PRO बैठा है, ये मुझे समझ नहीं आता ये क्यों फारिग नहीं कर रहे इन लोगों को, जब तय हो गया है कि ये लोग मुलव्विस हैं इस करप्शन में और इन जराइम में। सियासी हुकूमतों के ये मसाइल होते हैं, सियासी हुकूमतें अपनी राह अमल ही दिखा सकती है, उसकी क़यादत, बाकी लोगों को खुद पैगाम को समझना चाहिए। वजीर आज़म ने तो खुले बंदों साफ लफ्जों में बयान दे दिया है, इनको रहनुमाई दे दी है और इनको बता दिया है कि ये राह अमल है, अब इसको इख्तियार करें। अपनी वजीर आज़म के ऐलान के बाद अब तो जरूरत बाकी नहीं थी कि इनको ये कहा जाता कि जनाब आप अपने घर की राह लें, आप अपने मुकदमात का सामना करें और आप ये करप्शन के अपने कारोबार को बंद करें। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वजीर आज़म को वो सख्त इक़दाम करना पड़ेगा जो बतौर वजीर आज़म को इख्तियार हासिल है, तो वो इनको काबीना से बरतरफ करे। ये एक सियासी तौर पे कोई ज्यादा काबिल तहसीन बात नहीं समझी जाती। अच्छा ये बताएं जाफर साहब, थोड़ा सा इसे हट के दो बातें पूछूं। एक तो ये कि दौरा काबुल जो हुआ है ये क्या है, वहां पे करजई साहब ने हलफ उठाया है और जरदारी साहब वहां गए, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है? काबिल फहम नहीं है कि अफगानिस्तान का सदर पाकिस्तान के सदर की हलफबरदारी में शिरकत करता है और पाकिस्तान का सदर अफगानिस्तान के सदर की हलफबरदारी में शिरकत करता है। ये तो ऐसा ही है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मेरी पीठ खुजाएं और मैं आपकी पीठ खुजाता हूं। और ये बात अजीबो गरीब भी है और इस मानों में भी बहुत अजीबो गरीब है कि सदर पाकिस्तान एक ऑफिशियल विजिट पर काबुल गए थे, उनको वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, तमाम जो तकाजे होते हैं सरकारी दौरे के वो पूरे किए गए। अच्छा जाफिर साहब, कमाल की बात सुनिए, कमाल की बात सुनिए, कमाल की बात सुनिए कि सदर पाकिस्तान ने जो लिबास जेब तन कर रखा था वो एक खास इलाके का लिबास था। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपना वो इलाके का जो ताल्लुक है उसके कार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। नहीं वो तो अभी वो तो मेरा ख्याल है अभी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वो पिछले कुछ दिनों से वो फिर नजर आ रहे हैं वो सिंध की टोपी के साथ, और वो अच्छा है, लेकिन ये एकदम से दोबारा रीस्टार्ट किया है उन्होंने, तो सिंध कार्ड की तरफ शायद जा रही है पार्टी की क़यादत। ये तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आया उनके काबुल के अंदर भी दौरे के दौरान। जी गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी ही में सिंध के लोग नहीं है, इसके अलावा भी सिंध के लोग हैं और पीपल्स पार्टी के जो सिंध के लोग हैं उनका इनसे ज्यादा अच्छा साफ रिकॉर्ड है। ये सिंध कार्ड इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि सिंध ये जो दौलत है इसमें हिस्सा सिंध के लोगों का भी है। ये जो लोगों को नुकसान पहुंचा है ये सिंध के लोगों को भी नुकसान पहुंचा है। ये तो भी बहुत से हकायक कभी मंजर आम पर आने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा कि सिंध को क्या इनके हाथों से फायदा पहुंचा है। महज किसी जगह पैदा हो जाना या किसी जगह परवरिश पाना ये हक आपको नहीं देता। अच्छा जाफिर साहब, ये गार्ड ऑफ ऑनर अफगान नेशनल आर्मी या कौन सी फौज है उनकी जो बनाई है अमरीकियों वगैरह ने वहां पे, उनके साथ उनका गार्ड ऑफ ऑनर ले रही है और यहाँ पर हमारे फौजी मतलब यहाँ तो नहीं गए शायद वो? जी हाँ, मैं यही तो आपसे कर रहा था जो आप मेरी बात नहीं चल सकी। तो यहाँ पर वो फौजियों के साय से घबराते हैं। यहाँ पाकिस्तान की फौज जो इस वक्त एक शानदार जंग लड़ रही है मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की यकजहती को बचाने के लिए, उनके सामने जाना तो उनको उसकी हिम्मत नहीं पड़ती या उनका ख्याल शायद ये तरजीहात में शामिल नहीं है। लेकिन वहां पर उस फौज के पास सामने जाकर जिसने इंडियन हथियार उठा रखे थे और उनके सामने से ये गार्ड ऑफ ऑनर वसूल करते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं, इसकी बात ये बात काबिल गौर है। इस पर जरूर तवज्जो होनी चाहिए कि पाकिस्तान के सदर को इस तरह की तकरीबात से अपने आप को फासला रखना चाहिए। लेकिन मसला मकसद ये है कि ये तो वही शख्स कर सकता है जिसके अंदर एहसास हो, जिसके अंदर शऊर हो और जिसको पता हो कि किस चीज का किस हरकत का क्या मतलब है। अगर एक शख्स ने ये तैयारी कर रखा है कि उसने मुल्क के बारे में सोचना ही नहीं, मुल्क की इज्जत और सालमियत के बारे में तफक्कर ही नहीं करना, तो फिर उससे इस तरह की बात की तवक्को क्यों कर की जा सकती है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे बात होती रही। ख़वातीन और हज़रात, कभी आपने गौर किया कि अल्लाह ताला कुछ इंसानों को बेतहाशा दौलत और बुलंद तरीन ओहदों तक पहुंचा देने के बावजूद इज्जत एहतराम से महरूम रखता है। वो तमाम जिंदगी पैसा कमाते और गालियां सुनते चले जाते हैं और फिर करोड़ों रुपया खर्च करके इमेज बिल्डिंग पर मामूर अदारों की खिदमत सिर्फ इसलिए हासिल करते हैं कि पैसा तो बहुत आ गया,
اب امیج کہاں سے، کس بازار دکان سے خریدی جائے؟ انہیں جھک کے سلام کرنے اور سلوٹ مارنے پر مجبور ملازمین بھی اپنے دل میں انہیں بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ عجب قانون قدرت نہیں کہ عزت کا کوئی تعلق دولت اور عہدے سے نہیں ہوا کرتا؟ آج اس ملک کے امیر ترین لوگ، طاقتور ترین عہدوں پہ فائز شخصیات کس طرح ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اپنی وضاحتیں پیش کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا ہم میں کوئی شخص ان نشانیوں کو سمجھنے کے لائق ہے، یا ہم بھی سب مل کے بطور قوم خبردار کرتے دیوانے کو، پتھروں سے کچل کے دھول اڑاتی گھوڑے کی ٹاپوں سے بے خبر، اب بھی سنبھلنے کو تیار آمادہ نہیں؟ بے پناہ دباؤ میں آتے زرداری صاحب اپنے ساتھیوں، وزراء، اتحادیوں، غیر ملکی ضامنوں، رائے عامہ اور پھر وزیر اعظم کے